अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। आज हम रीड करेंगे उर्दू नावल जुनूनियत का पार्ट 10। तो चलते हैं नावल की तरफ बग़ैर वक्त ज़ाया किए। क्यों आए हैं आप मेरे कमरे में? आपको इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए, प्लीज़ जाएं यहाँ से। वो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए उसे बहुत नॉर्मल अंदाज में बोली थी, जबकि इसके डर को शर्म आया समझ कर वो मुस्कुरा दिया। इस कमरे में तो क्या अब मैं इससे हर जगह पर हक रखता हूँ जहाँ पर तुम नज़र आओ, क्योंकि अब तुम्हारी ज़ात मुझसे जुड़ चुकी है। अब तो तुम मेरी हो, तो तुम्हारा कमरा क्या, तुम्हारा बेड, तुम्हारा दिल, हर चीज़ पर मेरा हक है। जब चाहूँगा जहाँ चाहूँगा आऊँगा। वो अब भी बहुत पुरशौक अंदाज लिए हुए था। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, प्लीज़ जाएं यहाँ से, उसने ज़रा सख्ती से कहा, जबकि इसके अंदाज़ पर वो फिर से मुस्कुरा दिया। क्यों नहीं आना चाहिए था? कोई एक वजह बताओ, अभी चला जाऊँगा यहाँ से। खैर, मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि आपने अपनी मनमानी कर ली। जो चाहिए जो करना चाहते थे कर लिया आपने। हरा दिया आपने मुझे। यही थी ना आपकी ज़िद कि किसी भी तरह मुझे ज़ेर कर सकें। समझ में नहीं आता, मुझसे बदला लेने के लिए आप इतने गिर जाएंगे कि मुझसे निकाह की ख्वाहिश का इज़हार करेंगे। या आप मुझ पर सिर्फ ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि दादा जान आपकी कोई बात नहीं टालेंगे। वो मेरी मलकियत आपके हाथों में आ जाएगी तो सुन लीजिए ख़ादाश काज़मी, बेशक मेरा आपसे निकाह हुआ है, लेकिन मैं आपसे आज से नहीं बल्कि कई सालों से नफ़रत करती आई हूँ, और आगे भी आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरी नफ़रत के ही काबिल रहेंगे। वो चिल्लाने लगी थी, जबकि उसकी बात सुनकर ख़ादाश की सारी शौक़ी जाती रही। नफ़रत? हम में नफ़रत का रिश्ता कब बना दिलशाम? तुम मुझसे चिढ़ती हो, मुझसे दूर रहती हो, मुझे पसंद नहीं करती, हर चीज़ बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, लेकिन नफ़रत तुम मुझसे करती हो, वो बेयकीन था। तो क्या आप अपने आप को मेरी मोहब्बत के काबिल समझते हैं? वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी बिना पर तुम मुझसे नफ़रत कर सको। ये मजाक है ना? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, बेवकूफ़ बना रही हो। देखो, मुझे देखो। मेरा और आपका मजाक का कोई रिश्ता नहीं है, समझे आप? और आपसे नफ़रत नहीं करूँगी तो और क्या करूँगी? अगर मुझे पता होता कि मेरी शादी आपके साथ होने वाली है तो यकीन करें मैं आवेली को आग लगा देती, लेकिन ये कभी निकाह ना होने देती। निकाह के वक्त मुझे पता चला कि आप ही वो इंसान जिसको मेरी ज़िंदगी का मालिक बनाया जा रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा लम्हा वही गुजारा है जब आपको मेरी ज़िंदगी में शामिल किया गया। मुझे अब तक यकीन नहीं आता कि मेरे माँ बाप ने ये फ़ैसला कैसे। और अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि मैं आपसे नफ़रत क्यों करती हूँ। आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि आपने कब मुझे खुद से नफ़रत करने पर मजबूर किया है। आई हेट यू। नफ़रत है मुझे आपसे, सुना आपने? नफ़रत करती हो मैं आपसे। निशाम अभी बोल ही रही थी कि अचानक खदाश ने इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर इसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया। निशाम उसे खुद से पीछे हटाने की जद्दोजहद करने लगी, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो एक ही लम्हे में उसे आपने इतने करीब कर चुका था कि उसे सांस लेने में बहुत दुश्वारी होने लगी। उसे पीछे करने के चक्कर में वो इसके साथ ही बेड पर जा गिरी थी। खदाश तो किसी और ही जगह में था। उसे खींचकर अपने करीब करते हुए वो इसकी नाजुक सी कमर को जकड़कर अपने ऊपर गिरा चुका था। मदहोशी में उसकी सांसों को पीते हुए वो जान चुका था कि वो रो रही है। उसकी सांसों की रफ्तार मध्यम से मध्यम होती जा रही थी, लेकिन शायद वो इसको किसी तरह की राहत देने का कोई इरादा रखता ही नहीं था। शायद वो मज़ीद गुस्ताखियों पर उतर जाता कि अचानक इसके कमरे के दरवाज़े पर दस्तक हुई। उसके लबों को आज़ाद करता वो बहुत बदमज़ा होकर दरवाज़े की जानिब देखने लगा, जबकि दिलशाम इसके ऊपर से उठने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। कौन है जो इस वक्त हस्बैंड वाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है? वो बोल ही रहा था कि अचानक दिलशाम ने इसके लबों पर सख्ती से अपना हाथ जमा लिया। मुंह बंद रखें, दिमाग ख़राब हो गया क्या आपका? अगर किसी को पता चल गया कि आप मेरे रूम में तो क्या? वो बेफिक्र सा पूछने लगा। अगर आप बेशर्मी का चोला पहनकर सबको दिखाना चाहते हैं तो बुराई मेहरबानी मेरे कमरे से जाकर दिखाइएगा। या अल्लाह, अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो? मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, निकले यहाँ से। वो इसके ऊपर से उठते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगी थी। शर्म से इसका चेहरा लाल हो चुका था, जबकि खदाश इसके चेहरे के बदलते रंग देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि बाहर से आवाज़ आई, आप वो दरवाज़ा खोलें प्लीज़, मेरा कल टेस्ट है।
मिशा का फ़ोन आया था, इस हिटलर ने टेस्ट दिया हुआ है, आप मुझे तैयारी करवाएं। प्लीज़ खोलिए दरवाज़ा। हरम ने बाहर अच्छा खासा शोर मचा दिया था। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हरम, हरम है, मैं खुद बात करता हूँ। वो उसके चेहरे का पसीना साफ करते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। आप प्लीज़ इस कमरे से जाएं, प्लीज़। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। वो जिसके सामने हाथ जोड़ चुकी थी, और खद्दाश को इस पर तर्स के साथ प्यार भी आने लगा। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से कमरे से निकले, जब बाहर से उसे ताई अम्मा की भी आवाज़ सुनाई देने लगी। अभी के लिए तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर आइंदा ऐसी कोई बकवास की ना, तो इस दफ़ा बहुत प्यार से समझाया है मैंने, अगली दफ़ा मुंह तोड़ दूँगा। वो बड़ी नरमी से इसके ओंठों पर अंगूठा फेरते हुए इसके लबों की नमी साफ करता खिड़की से बाहर निकल गया था, जबकि इसके जाते ही दिलशाम सुकून का सांस लेते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या दिशो आपू, आप इतना वक्त लगा दिया दरवाज़ा खोलते हुए। हरम किताबों का ढेर उठाई उसे बोल के अंदर दाखिल हुई, जबकि ताई अम्मी का तो सारा ध्यान इसके चेहरे पर था। दिशो, तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? लड़की हर वक्त पढ़ती रहती हो, एक हफ्ते में तुम्हारी शादी है, ये पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ काम नहीं आएंगी तुम्हारे। रंग रूप बिगाड़ के रख लिया है तुमने। कल मैंने पार्लर से एक लड़की को बुलाया है, वो आकर तुम्हें सारा थोड़ा सेट करेगी। ताई अम्मी परेशानी से देखते हुए कहने लगी। वो उन्हें क्या बताती कि ये सारी करम नवाजी तो इनके बेटे खदाश काज़मी की है। ताई अम्मी, कल तो मेरा पेपर है, उसने बताना ज़रूरी समझा। हाँ तो वो कौन सा सुबह सुबह तेरे सर पर सवार हो जाएगी? जब तो वापस आएगी तभी आएगी। मेरी जान, तुम अपना ख्याल रखा कर, तुम्हें सारी ज़िंदगी इसी हवेली में गुजारनी है। कल को तुमने इस नस्ल को बढ़ाना है और तुम अपना ख्याल ही नहीं रखती। तुम्हारी माँ को तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना। हाय, मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। आखिर ताई अम्मी अपने मतलब की बातें बता दी, जिस पर वो सिर्फ हाँ में सर हिलाकर रह गई। मतलब कि अब उससे वो सारे जतन भी करने थे जिससे वो खद्दाश काज़मी की नज़रों में अहमियत हासिल कर सके। अब यही काम रह गया था उसके लिए। उसे तो अब तक इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि दादा जान ने अपने होनहार, फर्माबरदार, सबसे ज़्यादा लाडले पोते के लिए अपनी बागी, सबसे बदतमीज़, बदलियाज पोती का इंतखाब कैसे किया था। वो कमरे में वापस आया तो इसके ज़हन में एक बार फिर से दिलशाम की बातें गूंजने लगी थी। वो इससे नफ़रत करती थी, लेकिन क्यों? कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पास भला क्या वजह होगी इससे नफ़रत करने के लिए? हाँ, शायद ये सब कुछ अपने अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए उसने कहा होगा, लेकिन इसके अल्फाज उसकी ज़िंदगी पर किस तरह का असर कर सकते थे ये वो जानती ही नहीं थी। खदाश काज़मी की मोहब्बत इतनी कमज़ोर तो हरगिज़ ना थी कि वो सिर्फ़ इसके अल्फाज पर बदल जाती। उसकी मोहब्बत, उसकी चाहतें हर पल इसके लिए बढ़ती ही चली जा रही थी, लेकिन फिर भी उसके अल्फाज ने उसे तकलीफ़ पहुँचाई थी। और वो अमल जो वो वहाँ उसके कमरे में सरंजाम देकर आया था, वो पहले वक्ती गुस्सा था, लेकिन फिर कब वो गुस्सा मोहब्बत के रूप में डालकर शिद्दत अख्तियार कर गया, ये तो उसे खुद भी पता ना चला था। वो इसके साथ ऐसा तो कुछ भी करने के लिए इसके कमरे में नहीं गया था, लेकिन निकाह के बाद जो रूप खदाश इसका देखना चाहता था वो देखने को उसे ना मिला था। उसे लगा था कि निकाह के बाद वो इससे शर्माई घबराई होगी, लेकिन नहीं, वो तो हर बार की तरह दबंग लड़ने को तैयार बैठी थी। बस इसके इस अंदाज़ पर इस बात की मोहर लगाना कि अब वो इस खदाश काज़मी की है, ज़रूरी हो गया था। खदाश को इसका हर रूप कबूल था, वो हर अंदाज में इसके दिल में उतरती थी, लेकिन वो लफ्ज़ नफ़रत जो उसने इसके लिए इस्तेमाल किया था, उसके दिल की अजीब सी हालत कर गया था। वो कैसे वो कैसे इस लफ्ज़ को निकाल कर अपनी ज़िंदगी से बाहर करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। तुम मुझसे मोहब्बत करोगे दिशाम, मुझे बेपनाह चाहोगी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी। तुम्हारी नफ़रत का ये लफ्ज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारी नफ़रत कैसे बर्दाश्त करूँगा? तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी। तुम्हें खुद अपनी ज़बान से इकरार करना होगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तभी मुझे इकरार आएगा। तुमने मुझे कांटों पर घसीटा है, तो अब मुझे राहत भी तुम ही दोगी। ये तो बहुत अच्छा फ़ैसला किया है तुमने। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ले जाओ 4 दिन के लिए उसे घुमा फिरा कर लाओ। यहाँ तो हर वक्त तुम किसी न किसी टेंशन में लगे रहती हो, ये 4-5 दिन इसके साथ गुजारो।
वो भी तुम्हारे साथ कुछ लम्हे सुकून के गुजारेगी। मामों को ये जानकर बहुत खुशी हुई थी कि ज़रियाम अमाया को अपने साथ 4-5 दिन की छुट्टी पर कहीं लेकर जाने वाला है। अमाया तो घर की ही होकर रह गई थी, सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती, कभी किचन में कभी बाहर। वो बहुत सुघड़ किस्म की लड़की थी। घर बार संभालना उसे बहुत अच्छे तरीके से आता था। जी मामा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, सारा दिन घर पर ही रहती है, मैं भी कुछ दिन की छुट्टी पे हूँ तो घूम आते हैं, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। और वैसे भी आपकी बहू अब तक ठीक से मुझे समझती नहीं है। वो इनसे शिकायत करते हुए इनके करीब से उठकर ऊपर की तरफ जाने लगा तो मामा हंसते। बेयकीनन वो इसके शर्म आया के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वो शर्माती बहुत थी, जिसकी शिकायत वो कई बार इनसे लगा भी चुका था। वो कमरे में आया तो वो उससे बेड पर इसके कपड़े फोल्ड करते हुए पाया। उसने पीछे से उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए इसके कंधे पर अपने लबों की मोहर लगाई थी। हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती हो, ये नहीं कि शोर के बारे में भी सोचा जाए, उसकी तन्हाई दूर की जाए। तुम बहुत बुरी बीवी हो। वो उसे पूरी तरह से कैद करते हुए इसके बालों को साइड करता इसकी गर्दन पर जा बजा अपने तशना लबों को सैराब करने लगा। वो तो इसकी बाहों में ही सिमट गई थी। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, वो उसकी शिद्दत से घबराते हुए बोली। कभी कभी चाय के अलावा किसी और चीज़ की तलब भी हो सकती है लड़की, और चीज़ों पर भी गौर करो। वो उसका रुख अपनी तरफ करते हुए बोला। आपको क्या चाहिए, आप बताएं, मैं ले आती हूँ। कौन सी चीज़ की तलब है आपको, वो नर्वस सी बोली। तुम्हारे ओंठों की मिठास की, वो इसके लबों पर उंगली फेरते हुए बोला तो माया शर्मा कर सर झुका गई। तुम्हारी शर्म हया का इलाज भी निकाल लिया है मैंने, ले जा रहा हूँ, 1 हफ्ते तक तुम्हें इतना करीब रखूँगा कि सारी शर्म हया भुला दोगी, सिर्फ और सिर्फ सरियाम शाह याद रहेगा। हम कहीं जाने वाले हैं, वो हैरत से पूछने लगी। क्यों, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती? वो इसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हायल कर दे उसे अपने साथ लगाते हुए पूछने लगा। नहीं, आप जहाँ ले जाएं, वो सर झुका के बोली तो वो लम्हे में ही उसे अपने सीने से लगा गया। तुम्हारी यही अदाएं तो मुझे अच्छी लगती हैं लड़की, तुम सच में किसी को भी पागल कर देने का हुनर रखती हो। और मैं पागल होना चाहता हूँ, वो इसके लबों पर झुकते हुए बोला तो माया ने आंखें बंद कर ली। इसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया था। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत टल नहीं, वो मुस्कुराते हुए इसके लबों पर झुका था, जबकि इसका पुरशिद्दत लम्स महसूस करते हुए माया इसके सीने में सर छुपा गई, जबकि वो पुरसकून सा उसे अपनी बाहों में लिए इसके माथे पर लब रख चुका था। सुबह होते ही वो अपने पेपर के लिए बिल्कुल तैयार होकर नीचे आई तो सबको टेबल पर नाश्ता करते हुए पाया। अस्सलाम वालेकुम, वो सलाम करते हुए अपनी कुर्सी में घसीट कर बैठने ही लगी थी कि दादा जान की आवाज़ सुनाई दी। आज के बाद तुम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर खदाश के साथ वाली सीट पर बैठोगी। दादा जान ने अपने पास रखी तीसरी की तरफ भी इशारा किया, जो खदाश के साथ थी। खदाश की तो जैसे मन की मुराद पूरी हुई, वो दिलकशी से मुस्कुराया। दादाजान, मेरी कुर्सी तो ये है और मैं यहीं पर बैठकर नाश्ता करना चाहती हूँ। इसने कमज़ोर सा एहतजाज किया था। अब वो नहीं है यहाँ, अब यहाँ है तुम्हारे शोर के साथ, ये जगह तुम्हारी है, यहाँ आओ, इस कुर्सी पर बैठा करो। दादाजान ने कुर्सी की जानिब इशारा किया था। वो ना चाहते हुए भी खदाश के साथ अपनी जगह बना चुकी थी। अम्मी, मुझे जल्दी से नाश्ता दे, मुझे एक दफ़ा रिवाइज़ भी करनी है। और वो अपनी माँ को मुखातिब करते हुए बोली, जब दादाजान एक बार फिर से कहने लगे, पहले अपने शौहर के खाने की फ़िक्र करो लड़की, पहले इसके लिए नाश्ता निकालो, बाद में अपनी पढ़ाई के पीछे लगी रहना। कब से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा है। दादाजान का लहजा सख्त था। उसने घूर कर अपने साथ बैठे खदाश को देखा। तो क्या अब उसे ये सारे काम भी करने पड़ेंगे? इससे तो बेहतर था कि ये लोग मुझे इनके लिए मुलाजमा रख लेते, निकाह करवाने की क्या ज़रूरत थी। वो बहुत कम आवाज़ में बड़बड़ाई थी, लेकिन साथ बैठे खदाश ने बहुत गौर से इसकी बात सुनी थी। अपना मकाम पहचानो लड़की, ये एक लड़की अपने शौहर के दिल में अपना मकाम खुद बनाती है, और ये इस पर डिपेंड करता है कि वो शौहर की महबूब बीवी बनती है या फिर मुलाजमा। और फिर बाद में जब शौहर से इसकी पसंद की जगह फिर जब शौहर इसकी पसंद की जगह पर रखता है, तब शौहर ज़ालिम हो जाता है। मैंने तुम्हें तुम्हारे अंदाज़ में समझाने की बहुत कोशिश की है, अब मुझे मजबूर मत करो। अपने और तुम्हारे रिश्ते की गहराई भी ठीक से समझाओ। वो भी इसकी तरह बहुत कम आवाज़ में इसके कान के करीब बोला था। लगता है आप एक ही दिन में अपने आप को मेरा शौहर ही समझने लगे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं
कि अभी सिर्फ निकाह हुआ है, शादी नहीं। वो चुबा चुबा कर बोली, और अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे पेपर्स के बजाय रुखसती भी हो सकती है। इसकी धमकी जैसे बिल्कुल निशाने पर जाकर लगी थी। इसके चेहरे पर एकदम से परेशानी आ गई थी। वो जानती थी वो जो कहता है वो कर सकता है। वो इसे इग्नोर करते हुए अपना नाश्ता करने लगी, जबकि खद्दाश इसकी बोलती बंद करके पुरसकून हो गया था। और ये बात वो भी बहुत अच्छे से समझ गया था कि इस लड़की को सीधा करने का इसके पास ये अच्छा तरीका है। उसका ध्यान पढ़ाई से पूरी तरह से गाफिल हो चुका था। वो तो अब तक खद्दाश काज़मी की कुर्बत का ही सोच रही थी। इसका चेहरा लाल गुलाब हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो जब जब पढ़ाई के लिए बैठती, खद्दाश काज़मी इसके ज़हन पर सवार हो जाता। उसने इतना इस शख्स के बारे में पूरी ज़िंदगी ना सोचा होगा जितना इस वक्त इसके जाने के बाद सोच रही थी। क्यों क्या किया था इसने इससे निकाह? क्यों वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका था? क्यों किया था उसने इससे निकाह? क्यों वो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका था? अगर इसका मकसद उसे निशा दिखाना या इस पर ये साबित करना नहीं था कि वो इस घर में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, तो फिर उसने इससे शादी करने के लिए हामी क्यों भरी थी, जबकि वो इसकी बहन से शादी करने से इनकार कर चुका था। हालांकि मंशा इससे कहीं दर्जे ज़्यादा खूबसूरत भी थी। अब वो इस बात को तो कबूल करने से रही थी कि वो इसकी मोहब्बत में पागल होकर ऐसा कुछ कर रहा था। वो मोहब्बत के चक्करों में पड़ने वाला इंसान हरगिज़ नहीं था। वो उसे बचपन से जानती थी। उसके किसी अंदाज से उसने कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। तो फिर क्या वजह हो सकती थी इन सब चीज़ों की? वो क्यों कर रहा था ऐसा? कहीं दादा जान ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए तो ऐसा नहीं किया, लेकिन दादा जान अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए भी अपने पोते पर रिस्क नहीं ले सकते थे। उन्हें अपने पोते से बहुत मोहब्बत थी। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि वो अपने पोते की ज़िंदगी इसके साथ बर्बाद करते। और ना ही इनका पोता इतना खबरदार और पप्पू बच्चा था कि इनके एक बार कहने पर एक ऐसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता जो पूरे ख़ानदान में बागी मशहूर थी। कुछ तो था जो इससे छुपा हुआ था। खैर, अब कौन सा पर्दा बाकी था? निकाह हो चुका था और जल्दी वो रुखसत होकर हमेशा के लिए इसके कमरे में जाने वाली थी। और इसके बाद शायद वो सारी ज़िंदगी के लिए इसकी ग़ुलाम बन जाती। उसे तो अभी से ही उसकी मुलाज़मा बना दिया गया था। कैसे हुक्म जारी हो रहे थे। सुबह सुबह उसके लिए नाश्ता निकाल कर इसके लिए साथ बैठकर नाश्ता करना, फिर इसके साथ यूनिवर्सिटी तक का सफ़र करना इसके लिए आसान तो हरगिज़ न था। शुक्र था कि आज का पेपर अच्छा हो गया था और वो बाहर बैठी इसके इंतज़ार में दूसरे पेपर्स की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो जल्दी नहीं आने वाला। उसकी वापसी तकरीबन 1.5 घंटे के करीब होने वाली थी जब हरम की छुट्टी का वक्त हो जाता, और अभी तो उसको लंबा इंतज़ार करना था। बेहतर था कि वहाँ बैठ पेपर की तैयारी कर लेती। जी बाजी, आपको लेने के लिए बाहर गाड़ी आ चुकी है, पियोन ने आकर उसे बताया। उसने हैरानगी से वक्त की जानिब देखा। 11 बजने में 5 मिनट बाकी थे। इतना जल्दी कौन आ गया था उसे लेने के लिए? हरम की छुट्टी तो अभी 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त रह गया था। वो जल्दी से अपना निकाब सेट करती अपना बैग उठाकर बाहर निकली थी, जहाँ गाड़ी के साथ खद्दाश काज़मी आंखों पर धूप से बचने के लिए ग्लासेस पहने खड़ा था। वो वजाहत का मुंह बोलता सबूत था। उसकी तारीफ में यकीनन अल्फाज कम पड़ जाते होंगे, और न जाने वो क्यों उसे इतने गौर से देख रही थी। हालांकि इससे पहले उसने कभी उसे ठीक से भी नहीं देखा था। ये शाम क्लास में आया तो डायरेक्ट ही उसने अपना टेस्ट शुरू कर दिया था। उसने हरम के आने या ना आने की वजह नहीं पूछी थी। साफ लग रहा था कि वो उसे नज़रअंदाज कर रहा है। हरम ने तो शुक्र मनाया कि उसकी गैर हाजिरी की वजह नहीं पूछी गई। वैसे तो उसने दरख्वास्त भेज दी थी, लेकिन फिर भी उसे लगा था कि वजह ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी इसके लिए अच्छा ही था। वो जल्दी से टेस्ट लिखने लगी थी। टेस्ट की तैयारी तो वो खूब करके आई थी कि इसकी गैर हाज़िरी पर कोई बात ना की जा सके। वो जैसे ही टेस्ट ख़त्म हुआ, सर सबके टेस्ट लेकर क्लास से बाहर चले गए और इसके बाद बिल्कुल नॉर्मल दिन गुजरने लगा। सबसे ज़्यादा परेशानी उसे सर ये शाम की क्लास में ही होती थी, इसीलिए वो बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने दिन को एंजॉय करने लगी थी। बहुत सारी तस्वीरों का एल्बम वो अपने साथ लाई थी, जिसमें वो अपने भाई के निकाह की तस्वीरें पूरी क्लास को दिखा रही थी। सभी सब ही इसकी तारीफ़ कर रहे थे। वो अलग ही बहुत प्यारी रही थी। कोई उसकी तारीफ़ भला कैसे ना करता।
और मिशा और न्याज़मीन तो की आमद ने और मिशा और नाज़मीन की आमद ने तो इस महफ़िल को रौनक की लगा दी थी। वो बहुत खुश थी इन दोनों के आने पर और अब इनको शादी पर भी इनवाइट कर चुकी थी और साथ में ये भी कह दिया था कि उसका ड्राइवर ही नहीं उन्हें लेने के लिए आएगा और छोड़ने भी जाएगा। और इस बार इन दोनों ने ही कोई एतराज़ नहीं उठाया था क्योंकि पहले ही वो काफ़ी मुसीबतें उठा चुकी थी। ऐसे में इस ऑफ़र को रद्द करना सरासर बेवकूफ़ी थी। क्या हुआ, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। मैं देख रहा हूँ ये शाम तुम कुछ दिनों से ठीक से कुछ भी खा पी नहीं रही, हर वक्त अकेले बैठे रहती हो। पहले मुझे ये लगा कि तुमने कुछ दिन से हरम को नहीं देखा इसलिए तुम उसे मिस कर रहे हो। अभी तुम्हारी ऐसी हालत है, लेकिन आज तो तुमने हरम को देख लिया ना, इससे बात भी हुई की होगी तो तुम इस तरह से उदास क्यों हो। मुझे तो अपनी परेशानी बताओ। श्याम इस तरह इसके पास बैठकर पूछने लगा था। वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था। उसकी परेशानी श्याम को कभी भी मंजूर ना थी। वो इसका एक मुखलिस दोस्त था और मुखलिस दोस्त होने के नाते उसकी हर परेशानी को हल करना अपना फ़र्ज़ समझता था। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो श्याम, आज के बाद मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है और ना तो मैं इस लड़की को देखने के लिए मर रहा था और ना ही इससे बात करने के लिए बेचैन था। वो सिर्फ मेरी एक स्टूडेंट है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। इस हवाले से मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि अब तुम मज़ीद इस हवाले से मुझसे कोई बात नहीं करोगे। वो सख्त लहजे में गोया हुआ तो श्याम परेशानी से देखने लगा। उसे क्या हुआ था? कल तक वो इस लड़की का इतना दीवाना था कि उसको एक नज़र ना देखने पर परेशान हो जाता था और अब वो कह रहा था कि इस लड़की से उसका कोई लेना देना ही नहीं। अब ऐसे कैसे उस मुमकिन था? वो जिस चीज़ को चाहता था उसे हासिल करने के लिए ज़मीन आसमान एक करने वालों में से था और अब वो अपनी मोहब्बत के लिए इस हद तक लापरवाह। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था, कुछ तो गड़बड़ थी। मैं नहीं जानता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये शाम, लेकिन जो बात तुम अब मेरे सामने कर रही हो वो सब झूठ है। तुम इस लड़की से मोहब्बत करते हो, इस लड़के के नाम पर तुम्हारा दिल धड़कने लगता है। मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि तुम इससे मोहब्बत नहीं करते। प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी टेंशन है तुम्हें। वो अब ख़त्म करने को तैयार न था। यशाम ने एक नज़र उसे देखा और फिर बोला तो जैसे श्याम के लिए कुछ बोलने को बचा ही नहीं था। वो दुश्मन है मेरे दुश्मन की बेटी है। मैं नहीं जानता था उसका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से होगा। वो लड़की राहत काज़मी की बेटी है। वो लड़की मेरे बाप के कातिल की बेटी है। श्याम, मुझसे मेरा बचपन छीनकर, मेरा नाम छीनकर वो शख्स अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश है। इसके बेटे का निकाह था और इस निकाह में वो बेइंतहा खुश था। मुझसे मेरा बाप छीनकर, मुझसे मेरी खुशियाँ छीनकर वो शख्स अपने बेटे की शादी के शादियाने बजा रहा है। अगर वो राहत काज़मी की बेटी है तो क्या हुआ? तू तो चाहता है ना उसे। श्याम परेशान सा कहने लगा। तुझे क्या लगता है मैं इतना बेगैरत हूँ कि अपने बाप के कातिल की बेटी से मोहब्बत करूँगा? मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता। मुझे इस लड़की से मोहब्बत नफ़रत है। मुझे इससे, इसके ख़ानदान से, इसके ख़ानदान के नाम से मैं मिटा दूँगा इस लड़की का नक्श अपने दिल से और बर्बाद कर दूँगा इस ख़ानदान को। अब मैं वो करूँगा जो करने के लिए मैं पाकिस्तान आया था। अब मेरी नफ़रत का इंतकाम शुरू होगा और अगर मेरे इंतकाम में वो लड़की आई तो मैं कभी नहीं सोचूंगा कि वो लड़की मेरे लिए क्या है। वो सिर्फ मेरे दुश्मन की बेटी है और कुछ नहीं। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वो जुनून की इंतहा पर था। उसके अंदर एक आग जल रही थी और इस आग में वो अपनी मोहब्बत को भी जला देना चाहता था। इस सब में हरम का क्या कसूर है? ये शाम, तुम इससे मोहब्बत करते हो, तुम उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में कैसे सोच सकती हो? वो तुम्हारी मोहब्बत है। वो सिर्फ राहत काज़मी की बेटी है। श्याम शकील, और आज के बाद मेरे सामने इस मोहब्बत का नाम मत लेना जो मेरे अंदर मुर्दा हो चुकी है। तुम्हें मेरे अंदर अगर हरम के नाम का कुछ मिला ना तो सिर्फ एक मुर्दा मोहब्बत की लाश होगी और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं है मोहब्बत इससे, नहीं करता मैं इससे मोहब्बत, समझा तू? और वो चिल्ला उठा था जैसे इसके सवालों से तंग आ गया हो। तो क्या करता है तो इससे? क्यों उसे देखने को बेचैन रहता है? इससे मिले बिना तुझे सुकून नहीं मिलता?
आधी रात को इससे मिलने के लिए इसके दीदार की खातिर तड़प कर रह जाता है। अगर ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है? बोल, अगर तू इससे मोहब्बत नहीं करता तो फिर क्या करता है? क्यों तड़पता है तेरा दिल इसके लिए? क्यों इससे मिलने के लिए बेकरार रहता है? उसे देखे बिना सांस तक अटकने लगती है तेरी, और तू कहता है तेरी मोहब्बत मर गई नहीं। मर गई नहीं ये शाम अमर, तेरी मोहब्बत नहीं मरी, तेरी मोहब्बत जुनूनियत का रूप इख्तियार कर चुकी है, और ये जुनूनियत तुझे भी जिला देगी और तेरी मोहब्बत को भी। मुझे नहीं पता कि तू राहत काज़मी से इंतकाम ले पाएगा या नहीं, लेकिन अगर तुझे हरम ना मिली तो यशान अहमद भी नहीं रहेगा। वो लड़की तेरी तलब नहीं है, तेरा इश्क है, वो जुनून है तेरा। मैंने तुझे हर रूप में देखा है यशान अहमद, लेकिन जो रूप तूने मुझे हरम की तरफ से दिखाया है ना, इससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने तुझ में कुछ नहीं पाया। अगर वो लड़की तेरी ज़िंदगी में ना रही ना तो तू भी नहीं रहेगा। खुद को मत मार, मैं तेरा साथ दूंगा। हरम को ले चल यहाँ से, भूल जा सब कुछ। मैं तुझसे वादा करता हूँ, हरम तेरा हर दर्द बांट लेगी। जो दुख तू, जो तकलीफ़, जो ज़ख्म तुझे राहत काज़मी ने दिए हैं, इन पर मरहम हरम काज़मी लगाएगी। वो तेरा सुकून बनेगी, वो तुझे करार देगी। दो तू बता दे उसे कि तू इससे प्यार करता है और ले चल यहाँ से। वो मेरे साथ नहीं चलेगी। सयाम पता नहीं क्या क्या बोल रहा था जब उसे अपने बिल्कुल करीब से इसकी आवाज़ सुनाई दी। एक हारे हुए जुआरी की तरह जो सब कुछ लुटा के बैठा था। क्यों नहीं चलेगी? तू उसे बता तो सही। यह शाम मुझे यकीन है तेरा साथ ज़रूर देगी। इंतकाम, बदला, सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। ये सिर्फ तुझे दर्द देगा, तो तकलीफ़ देगा, तेरे दुखों को ज़िंदा कर देगा। तू अपनी खुशी देख, थोड़ा मतलबी बन जा और फिर देखना तुझे ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाएगी। मोहब्बत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अपनी मोहब्बत हासिल करके तो इंतकाम भूल जाएगा। वो यकीन दिला रहा था। सयाम नहीं चाहता था कि वो किसी की तरह मुसीबत में फंसे या फिर अपने गुस्से और इंतकाम की आग में जलकर अपना नुकसान कर बैठे। वो इसके साथ यहाँ आया था सिर्फ उसे कोई गलत कदम उठाने से बचाने के लिए। वो उसे लगता था शायद सयाम वो काम ना कर सके जो हरम कर दे। बस हरम के दिल में इसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करनी थी। वो जानता था हरम बहुत शफाफ दिल की मालिक है, वो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। लेकिन जो इंकशाफ आज इस पर हुआ था कि हरम हरात काज़मी की बेटी है, वो इसके लिए नाकाबिल यकीन था। वो खामोशी से बैठा, न जाने कौन सी पहेली हल कर रहा था। सयाम इसके साथ ही बैठकर उसे एक बार फिर से इसके बदले और इंतकाम की दुनिया से बाहर निकालने की एक और कोशिश करने लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर इसे पूछने लगी थी, जबकि वो उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करता खुद भी फ्रंट सीट पर बैठ गया। पीछे नहीं, आगे बैठो यार, आज हरम नहीं हमारे साथ। उससे अभी अपने कॉलेज से फ़ारिग होने में तकरीबन मज़ीद 2 घंटे लगेंगे। तब तक हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। वैसे भी मैं फ्री हूँ, अपना सारा काम निपटा कर आया हूँ तुम्हारे लिए, तो हमें साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहिए। जल्दी से आ जाओ। वो मुस्कुराकर बोला। वो यहाँ आकर खुश था या नाटक कर रहा था वो समझ न पाए सकी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, आप मुझे घर लेकर चलें। वो थोड़ा घबरा कर बोली। मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें आना है या नहीं, और जब मैं कह चुका हूँ आगे बैठो तो फिर पीछे क्यों बैठ रही हो? मैं तुम्हारा ड्राइवर थोड़ी हूँ। वो ज़रा आंखें दिखाते हुए बोला तो अपना सामान पीछे रखती वो दरवाज़ा डोर बंद करते हुए फ्रंट डोर की तरफ आ गई। नहीं, आप मेरे ड्राइवर कैसे हो सकते हैं, बल्कि मुलाजमत तो मैं हूँ आपकी। वो दांत पीस कर कम आवाज़ में बोली। खदाश ने गुस्से से इसकी तरफ देखा था, लेकिन बोला कुछ नहीं, बल्कि गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम्हें भूख लगी होगी, क्या खाओगी तुम? वो बहुत मोहब्बत भरे लहजे में पूछने लगा। नहीं, अभी भूख नहीं है, मैं सीधे घर ही जाकर खाऊंगी। वैसे भी अभी लंच का टाइम नहीं हुआ। उसका अंदाज़ इग्नोर करने वाला था। न जाने कैसे उसने इस इग्नोरनेस को बर्दाश्त कर लिया था। आइसक्रीम उसने ऑफ़र की। नो थैंक्स, मूड नहीं है। वो बाहर देखने लगी। वो फिर से इसकी इस हद तक नज़रअंदाजी बर्दाश्त कर गया। बीच पर चलें? इसका लहजा मोहब्बतों की शरीन में डूबा था। नहीं, घर चलना है, वो कहकर फिर से बाहर देखने लगी। चलो आओ, तो मैं कुछ दिलाता हूँ। अपने निकाह की खुशी में एक तोहफ़ा तो बनता है। थोड़ी ही देर में आने वाली पहली ज्वेलरी शॉप पर गाड़ी रोकते हुए बोला। नहीं, मुझे कोई तोहफ़ा नहीं चाहिए। इसका अंदाज़ काफ़ी तल्ख़ था।
मैंने तुमसे पूछा, अब वो भड़क उठा था। देखो दिशा, मैंने तुम्हारी बहुत बदतमीज़ी बर्दाश्त की है, लेकिन कुछ मामलों में मैं अपनी सुनता हूँ तो बेहतर है कि तुम भी मेरी सुनो, वरना आज अपने अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। उसका अंदाज़ बहुत कुछ जिता गया था, जबकि दिशा तो सलग उठी थी। वरना वरना क्या करेंगे आप, बताएं मुझे। क्या अंजाम होगा मेरा, मैं जानना चाहती हूँ, वो भी बदतमीज़ाना अंदाज में बोली तो खदाश ने एक नज़र उसे देखा। अजाब में पूरी तरह से कैद इसका सुर्ख अनारी चेहरा इस वक्त गुस्से की शिद्दत से मज़ीद सुर्ख हो रहा था। खदाश इस वक्त इससे बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसने लम्हे में इसके सर को पकड़कर खुद अपने करीब किया था और पूरे इस्तेहाक से इसके लबों पर अपने लब रख दिए। उसका अंदाज शिद्दत से भरपूर था, चंद दमों का खेल था। और वैसे भी बता गया था कि वो क्या कुछ नहीं कर सकता। वो इसके लबों को आज़ाद करता पीछे हटा। दिशाम से तो सर उठाना भी मुहाल हो गया था। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि उसे ये हरकत करते हुए यहाँ बाजार के बीच कितने लोगों ने देखा होगा। मज़ीद जानना चाहोगी कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो पीछे हटते हुए सवालिया अंदाज में बोला, जबकि दिशाम खामोशी सर झुकाते अपने चेहरे से पसीना साफ करने लगी। बाहर आओ जल्दी से, बीवियों के नखरे उठाने वालों में से नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे थोड़े बहुत उठा लूँगा। मेरे साथ तावन करो निजाम खुदा हद्दाश काज़मी, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो, वरना हम लोग कुछ मामलों में बहुत शिद्दत पसंद होते हैं। खैर कहा था मैं। हाँ, तुम्हें गिफ्ट देना है। बाहर निकलो। वो बात ख़त्म करते हुए गाड़ी से निकला तो दिशाम ने एक पल लगाया था गाड़ी से बाहर निकलने में, और फिर खद्दाश इससे का नाजुक सा हाथ थामते हुए उसे सड़क की दूसरे सामने ज्वेलरी शॉप की तरफ ले गया था। ये टेस्ट है आप लोगों के, ये टेस्ट किए हैं आपने? शर्म आती है मुझे चेक करते हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इन 3 महीनों से आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है, इस तरह से आप लोगों ने पेपर देने हैं, इस तरह से अपना नाम बनाना है? अगर आपने यही सब कुछ करना है तो अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करना बंद करें। वो घर जाकर बैठी। वो गुस्से से इन सबके टेस्ट वहाँ टेबल पर फेंकता क्लास में दाखिल होते ही शुरू हो गया था। हर मुश्किल टेस्ट की वजह से थोड़ी बहुत परेशान तो थी, लेकिन इसका टेस्ट इतना गलत होने वाला है, इस बात का एहसास उसे हरगिज़ भी नहीं था। उसे तो यही लगता था कि इसका टेस्ट ठीक ठाक हो गया है और सबके टेस्ट एक एक करके देता हुआ अब हरम को आने का इशारा कर चुका था। वो जल्दी से अपने सीट से उठकर इसके पास जाकर रुकी थी। सबकी बेइज्जती होने वाली थी तो यकीनन वो भी कोई आसमान से उतरी हुई थोड़ी थी। आज तो उसकी भी अच्छी खासी क्लास लगने वाली थी, लेकिन उसे यकीन था वो ज़्यादा बेइज्जती नहीं करेंगे, क्योंकि वो लायक बच्चों की क्लास में कम इंसल्ट करते थे। शादी इंजॉय होगी तो अब ज़रा पढ़ाई पर भी ध्यान दिए। ये है हाल है आपका, आए दिन आपकी छुट्टियां होती हैं। अगर आपने नहीं पढ़ना तो खुदारा मेरी क्लास से पहले ही निकल जाया करें। मुझे सख्त कोफ्त होती है ऐसे लोगों से जिनको आता जाता कुछ भी नहीं, लेकिन ख़ुद को लायक जाहिर करने का शौक़ रहता है। मेरी शक्ल क्या देख रही हैं, उठाएं उसे और जाएं अपनी सीट पे। कल ये टेस्ट दोबारा होगा। इस दफ़ा अगर कोई गलती हुई तो मेरी क्लास में आपकी कोई जगह नहीं होगी। मिस सोफ़िया, अगर आपको ये पढ़ाई छोड़कर कोई फैशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो शौक़ से कर सकती हैं, क्योंकि पढ़ाई आपके बस से बाहर है। वो हरम को छोड़ के इसके पिछली सीट पर बैठी लड़की की तरफ मतवज्जो हो गया था, जो इसकी डांट सुन रही थी। अपनी इतनी सारी बेइज्जती पर नाज़मीन और हरम तो रोना आ रहा था, जबकि बाकी सब तो इन चीज़ों की आदी थी, इसलिए इन लोगों ने ज़्यादा असर नहीं लिया था। सबको थोड़ा डांट कर वो क्लास से बाहर निकल गया था। सब ने ही अंदाज़ा लगा लिया था कि आज सर ये शाम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी कम गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन आज इनका गुस्सा आसमानों को छू रहा था। यकीनन वो इन लोगों की परफॉर्मेंस पर बहुत सख्त खफा थे और इतनी मेहनत करते थे इन स्टूडेंट पर, और इसके बाद भी अगर टेस्ट ऐसा हो तो इनकी परेशानी तो बनती थी। अपनी क्लास ख़त्म करके वो क्लास से बाहर चला गया था, जबकि वो सब लड़कियां परेशानी से वहीं बैठी सोच रही थी कि अब इस टेस्ट का क्या हल करें। यार, मेरा टेस्ट ठीक ठाक हुआ था, जितना मैंने पढ़ाई की थी उसके मुताबिक मैंने ठीक से ही लिख लिया था, लेकिन पता नहीं ये सारा गलत कैसे हो गया। सवाल कुछ और थे और मैं जवाब कुछ और लिखती रही। यार, मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सर ने सवाल कुछ और लिखा था और इसका जवाब मैं कुछ और लिखती रही। एक जैसे दो टॉपिक्स हैं
वो अक्सर कंफ्यूज हो जाती थी। सर को इतनी गंदी उम्मीद तो हमसे हरगिज़ नहीं रही होगी ना। नाज़मीन शर्मिंदा सी बैठी अपना टेस्ट देख रही थी। हाँ यार, हमने बहुत बुरा किया है। सर हमसे कितने उम्मीद थे ना, और हमने क्या कर दिया। और यार, एक ही दिन में ये सारा तैयार कैसे होगा, और कल दोबारा से टेस्ट हम कैसे करेंगे। वो परेशानी से कहने लगी थी। याद आया, सर ने कुछ नोट्स का बताया था। सर के पास ना कुछ नोट्स हैं जो उन्होंने कॉपी के लिए कहा था, लेकिन मैं अकेली थी तो कर नहीं सकती। सोचा जब तुम आ जाओगी तब करूँगी। तो सर ने कहा था कि बाद में मुझसे ले लेना। वो नोट इसी टॉपिक्स के हवाले से थे। हो सकता है इसमें हमें कोई मदद मिल जाए। सर से मांग लो। वो मिशा को देखते हुए बोली तो मिशा आंखें फाड़कर उसे देखने लगी, जैसे वो उसे कोई नामुमकिन काम करने के लिए कह रही हो। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? मुझे क्यों शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए कह रही हो? खुद जाओ। वैसे भी तो मुझे तो सर कुछ भी नहीं कहते। मैं तो नालायक बच्ची हूँ, मुझे तो और डांट पड़ेगी। मिशा ने बेबसी से कहा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली। सर ने पहले ही इतनी बेइज्जती की है क्लास में, अब वहाँ सारे स्टाफ के सामने बेइज्जती करेंगे। वो फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाने लगी, और अब वो दोनों हरम को देख रही थी। मैं नहीं जाने वाली। जिसको जाना है जाके ले आओ। मैं तो वैसे भी अपनी अपोज़िट तैयार कर लूँगी। मुझे कोई नोट्स की नहीं चाहिए। हरम फ़ौरन इनकार करते हुए बोली तो इन दोनों ने इसका हाथ थाम लिया। देखो यार, तुम्हारी शक्ल बहुत मासूम है, तुम्हें सर कुछ नहीं कहेंगे। और वैसे भी तुम अपनी ऐसे रोनी शक्ल बनाकर रखती हो तो सर तुम्हारी थोड़ी कम बेइज्जती करते हैं। प्लीज़ जाकर ले आओ नोट्स। अगर नोट्स ना मिले तो पता नहीं क्या होगा कल। वो दोनों उसे मनाते हुए कह रही थी, जबकि हरम को अपनी बचाव का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तुम लोगों को मैं ही मिली हूँ क्या बलि का बकर बनाने के लिए? वो बेबस सी उठकर खड़ी हो गई थी, जबकि इसके उठने पर इन दोनों की भी उम्मीद जागी ही। वो दोनों स्टाफ रूम तक छोड़ने उसे वो दोनों उसे स्टाफ रूम तक छोड़ने आई थी, डर था कि कहीं वो नोट्स मांगने के बहाने कहीं भाग ना जाए। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो स्टाफ रूम के दरवाजे पर खड़ी इजाज़त मांग रही थी, और अंदर सर यशाम सर थे और अंदर सिर्फ सर यशाम थे, जबकि वो अपने हाथ में मौजूद इसकी की चेन को गहरी नज़रों से देख रहा था। उसकी जानब देखते हुए हाँ में सर हिला दिया। सर, आपके पास कुछ नोट हैं, आपने कहा था कि उन्हें कॉपी करवा लें तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। वो बहुत अटक अटक कर इसके सामने बोल रही थी। कमरे में दाखिल होता श्याम एक नज़र उसे देखा यशाम की जानब देखने लगा। उसने जल्दी से कागज़ निकाल कर इसके सामने रख दिए थे। बिना कोई बात किए वो अपना ध्यान सामने रखे लैपटॉप पर लगाने की कोशिश कर रहा था। शायद वो उसे नज़रअंदाज कर रहा था। श्याम को इसका अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आपसे एक बात पूछूं हरम? वो मुझे हेल्प चाहिए थी। आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? श्याम की तरफ से उससे किसी सवाल की उम्मीद तो हरगिज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके पूछने पर उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। जी सर, मैं क्यों बुरा मनाऊंगी? बोलिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? उसने मुस्कुराते हुए कहा था। यशाम गहरी नज़रों से उसकी मासूम सी मुस्कुराहट को देख रहा था। फ़र्ज़ करें कि आपके सर यशाम अगर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएँ तो क्या इनका साथ देना चाहेंगी? मेरा मतलब है, अगर सिर्फ आप सर यशाम को इस परेशानी से निकाल सकें तो क्या आप इनको इस परेशानी से निकालेंगी? वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में पूछ रहा था। हरम को इसका जवाब अजीब सा लगा। ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं? अगर सर मुझसे मदद मांगेंगे कि तो मैं इनकी मदद क्यों नहीं करूँगी? उसने जल्दी से जवाब दिया था। वादा करें अगर आपके सर आपसे कुछ मांगे तो आप ज़रूर देंगी, इनकार नहीं करेंगी। वो उम्मीद से इसकी तरफ देखने लगा। हरम ने हिचकिचाते हुए एक नज़र सामने बैठे यशाम की तरफ देखा, जो फिर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। तो श्याम मुस्कुराकर यशाम को देखने लगा। हरम नोट्स लेकर कमरे से बाहर निकल गई तो यशाम श्याम को नज़रअंदाज कर गया। मैं कहता हूँ ना, वो अंधेरों में तेरे लिए रोशनी की किरण बनकर आई है। एक दफ़ा अपनी सोचों से निकल कर तो देख, मोहब्बत से खूबसूरत दुनिया में कुछ भी नहीं। श्याम टेबल पर रखे पेपर्स उठाकर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि वो सर झटक कर अपना काम करने लगा। रिदम परेशानी से अपनी क्यूटी को ढूंढ रही थी। न जाने उसकी क्यूटी कहाँ चली गई थी। वो तो इसके बिना कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी, तो ऐसे कैसे मुमकिन था कि वो इस तरह अचानक ही बाहर चले जाए।
वो हर जगह उसे ढूंढ रही थी। फिर थक हार कर बाहर की तरफ आ गई। शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। उसकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। सुनो लड़की, तुम्हारे पास एक छोटी सी बिल्ली हुआ करती थी ना? मैंने तो थोड़ी देर पहले इस बिल्ली को इस पहाड़ी के करीब जाते हुए देखा है। इतनी छोटी सी प्यारी सी बिल्ली देखकर मैंने इसके पीछे चली गई थी। फिर मैंने उसे तुम्हारे साथ भी देखा था, इसीलिए मुझे लगा शायद तुम इस तरफ गई होगी। लेकिन अभी वापसी पर मैंने इस बिल्ली को इस पहाड़ी से नीचे जाते हुए देखा है, इसीलिए सोचा तुम्हें बता दूं। मारिया को अचानक अपने सामने देखकर पहले तो परेशान हुई थी, फिर उसकी बात सुनकर जैसे इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मारिया ने इसके दोस्त को धोखा दिया था और कुछ ही दिनों में जक्की इसका बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका था। ऐसे में वो शायद ही उसे मुंह लगाना हरगिज़ पसंद न करती, लेकिन वो तो उसे कुछ और ही बता रही थी। इसकी बात सुनकर वो परेशान से बाहर की जानिब भाग रही थी और उसे भागते देखे बाहर होटल से निकलते जक्की ने भी तेज़ कदम इसके पीछे उठाए थे। जब मारिया इसके रास्ते में आ गई, वो किसी के मंगेतर है इसके पीछे भागते हुए तो बहुत बुरे लग रहे हो, उसने जक्की को देखते हुए कहा था। वो इसका एक्स बॉयफ्रेंड था और एहसन उसे छोड़कर जा चुका था। उसने सबसे इससे सब ना समझा, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। लेकिन जक्की को वो यहाँ घूमते फिरते काफ़ी दफ़ा देख चुकी थी। उसे यही लगा था कि वो अब तक इस पर नज़र रखे हुए है, तो सोचा क्यों ना जक्की के साथ ही थोड़ा सा वक्त और गुजार लिया जाए। शाजिब ने तो इस दिन के बाद से इससे बात तक ना की थी। ऐसे में वो किसी न किसी को तो अपने उसके जाल में फंसाकर फ़ायदा हासिल करने ही वाली थी। तो अब वो क्यों ना, तुमने इससे क्या कहा है और वो इस पहाड़ी की तरफ क्यों गई है? तुम्हें पता है वो जगह कितनी डेंजरस है? वो उसे घूरते हुए बोला। तो मारिया ने चेहरे पर मस्कीनी तारी कर ली। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी दोस्त की दुश्मन हूँ? मैंने भी इसकी बिल्ली को इस पहाड़ी के नीचे जाते हुए देखा है, तो सोचा मैं उसे बता देती हूँ, लेकिन यहाँ तो तुम मुझे ही सुना रही हो। मारिया ने औसत से कहते मुंह बनाकर वहाँ से अंदर चली गई, जबकि इसकी ये समझा कि वो चाचा को इस बारे में बता दे। जबकि मारिया जो सोच रही थी वो इसके पीछे जाके उसे वापस होटल की तरफ जाते देख पुरसुकून हो गई थी। को कबूल नहीं कर पाई थी जो शाज़म ने इस लड़की की वजह से उसे दिया था। वो इससे बदला ना ले ऐसा तो मुमकिन नहीं था। और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरने लगी थी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी क्यूटी की फिक्र हो रही थी और इतने अंधेरे में वो पहाड़ी से नीचे की तरफ चली गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। ये पहाड़ हद दर्जा ख़तरनाक और बुलंदी पर था और यहाँ पर बेहद ख़तरनाक जानवर भी मौजूद थे। रात के वक्त होटल से बाहर जाना इस होटल की मैनेजमेंट ने सख्ती से मना कर रखा था। ये जगह जितनी खूबसूरत थी इतनी ही ख़तरनाक भी थी। वो चलते चलते न जाने किस तरफ आ गई थी। वो बार बार अपनी बिल्ली को आवाज़ दे रही थी, लेकिन उसे अभी तक अपनी बिल्ली की कोई खबर नहीं मिलेगी थी। अंधेरे के साथ साथ इसकी परेशानी में भी इजाफा होता जा रहा था। क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? सब खैरियत तो है ना? वो अपने टाइगर के साथ वॉक करके वापस आया तो ड्राइवर और जक्की को वहाँ खड़े देखा। वो दोनों रिदम के साथ नज़र आते थे, तो इसने पूछ लिया। अभी तक तो रिदम ने इसके कुत्ते को एहतरामन सर नहीं बुलाया था और वो फ़िलहाल उसे बख्शने का कोई इरादा भी नहीं रखता था, इसलिए वो अक्सर इससे मुखातिब होता था। लेकिन वो इतनी जल्दी मारिया भी इससे ब्रेकअप करने की वजह से सीधे तरीके से बात नहीं करती थी। लेकिन मारिया के साथ गुजारा करना इसके लिए बेहद मुश्किल हो गया था, इसीलिए वो अपनी जान छुड़वाकर अब भी रिलैक्स था। वो मेरी दोस्त रिदम अपनी बिल्ली की तलाश में इस पहाड़ी से नीचे की तरफ चली गई है, जबकि इसकी बिल्ली यहाँ अंकल के पास थी और अब वो भी नहीं मिल रही। हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो नीचे किस तरफ गई है। जक्की परेशान से कहने लगा था। अंधेरा का ख़तरनाक हद तक फैलने लगा था। तुम लोग यहाँ खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? उसे ढूंढने के लिए जाओ, बल्कि हटो यहाँ से, मैं उसे ढूंढने के लिए जाता हूँ। और ड्राइवर चाचा, आप दादा जान को फ़ोन करके भी अभी बताएं कि इनकी लाडी ने एक और कारनामा सर अंजाम दे दिया है। और टाइगर को इशारा करते हुए नीचे की तरफ जाने लगा, जबकि चाचा परेशानी से अपने बजते हुए फ़ोन को देखने लगे थे। अगर वो फ़ोन पर
रिदम के नाना जान को ये बता दें कि इनकी नवासी गुम हो गई है तो क्या होता। खैर जो भी होता बताना बहुत ज़रूरी था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? तुमने इन दोनों को इस ख़तरनाक जंगल में जाने कैसे दिया? दादाजान बेहद परेशानी से कहने लगे थे जबकि ड्राइवर चाचा उन्हें रिलैक्स करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। दादाजान का बीपी हाई होने लगा था जब जरियाम कमरे में दाखिल हुआ। दादाजान आप ठीक है ना? किससे बात कर रहे हैं आप? और इनके चेहरे पर पसीना देखते हुए फ़ोन इनके हाथों से ले चुका था। हेलो, कौन बात कर रहा है? इसने फ़ोन कान से लगाया ही था कि अगले ही लम्हे फ़ोन कट हो गया। दादाजान आप ठीक तो हैं ना? वो इनके पास बैठकर इनसे पूछने लगा जबकि फ़ोन उसने वहीं साइड पर रख दिया था। ना जाने कौन था फ़ोन पर और ना जाने क्या बात कर रहा था, लेकिन दादाजान की हालत ने उसे परेशान कर दिया था। शाज़म को फ़ोन करो, जल्दी फ़ोन करो। और परेशानी से इससे कहने लगे तो उसे फ़ौरन अपना मोबाइल फ़ोन निकालना पड़ा। वो तेज़ी से जंगल से नीचे की तरफ जा रहा था। जितना जल्दी हो सके वो इस लड़की तक पहुंचना चाहता था क्योंकि बहुत थोड़े ही अरसे में वो ये बात बहुत अच्छी लिहाज से समझ गया था कि वो अनजान लड़की दादाजान के लिए कितनी अहमियत रखती है। टाइगर आगे की तरफ जाते हुए ऊंची ऊंची आवाज़ में भौंकने लगा था। यकीनन उसे कोई सुराग मिल गया था। वो इसके पीछे जाने लगा जब अचानक इसका फ़ोन बजने लगा था। उसने जल्दी से फ़ोन निकालते हुए अपने आप को नॉर्मल के लिए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भी आपको याद आ ही गया कि आप एक बाई भी हैं। वो नाराज़गी जताते हुए कहने लगा जबकि इसकी आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ मौजूद दोनों इंसान रिलैक्स हो गए थे। कहाँ हो तुम? और मैंने तुम्हें कहा था इसका ख्याल रखना। वो जंगल में अपने भाई के बजाय उसे दादाजान की आवाज़ सुनाई दी। दादाजान मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ। मैं अजीब तरह की दोस्त है। आपकी बिल्ली के चक्कर में पहाड़ी से नीचे उतर गई है और बिल्ली ऊपर चाचा के पास है। खैर फ़िक्र ना करें, मैं उसे ढूंढ लूँगा। वो उनको परेशान से निकाल रहा था जबकि जरियाम इनकी बात सुनकर उन्हें देखने लगा। शायद वो उसे कुछ बताते। इससे बात करके रिलैक्स हो चुके थे। फ़ोन बंद हो चुका था जबकि जरियाम जानता था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत ही अजीज़ है जरियाम। अभी मुझसे कुछ भी ना पूछो, बस मैं उससे कुछ भी नहीं होने दे सकता। वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। वो बात ख़त्म करते हुए बोले तो जरियाम ने हाँ में सर हिला दिया। ठीक है दादाजान, जब आप मुनासिब समझे तो बता दीजिएगा। और अमाया घूमने के लिए जा रहे हैं। कल सुबह वो उन्हें देखते हुए बताने लगा तो दादाजान के चेहरे पर सख्ती आ गई। तुम इस लड़की को हद से ज़्यादा अहमियत दे रही हो। वो लड़की हमारे पोते की कातिल है, हमारे खून की कातिल है। और तुम उसे दादाजान मैंने निकाह के वक्त ही कह दिया था कि आपके लिए वो जो भी हो, लेकिन मेरे लिए वो मेरी बीवी है और अब मज़ीद इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और हमारा पोता, इसका खून, इसका क्या होगा? क्या हमारे पोते का खून ज़ाया हो गया? अगर ये लड़की तुम्हारी बीवी बन चुकी है तो हमारे पोते के खून का क्या होगा? हम इस लड़की को वनी के करके लाए थे क्योंकि हमें इसका भाई नहीं मिला, इसलिए नहीं कि तुम उसे अपनी इज़्ज़त बना लो। दादाजान मैं आपकी हर बात समझ रहा हूँ। आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन कातिल वो नहीं है, इसका भाई है। हम सज़ा देंगे, इसके भाई को सज़ा देंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। लेकिन अमाया को मैं अपनी बीवी कबूल कर चुका हूँ और इसके बारे में कुछ भी बुरा सोचने से पहले ये याद रखिएगा।